फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। और ये हमारा मार्केटिंग का जो है मॉड्यूल चल रहा है मीडू स्टडी चैनल पे। अभी तक हम जो है 6 वीडियोस इस पे कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो होगा एंगेजिंग कस्टमर्स एंड मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स। मतलब कस्टमर्स को कैसे एंगेज करना और कस्टमर रिलेशनशिप्स को मैनेज करना। तो देखिए, सबसे पहले कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को समझना जरूरी है। और ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसके ऊपर तो एक सेकेंड ईयर में जाके पूरा एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है जिसको CRM या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें अलग अलग टेक्निक्स को जाना जाता है कि आपने जो कस्टमर के साथ आपने रिलेशन तो बना लिया अलग अलग मार्केटिंग को यूज करके, अब उसको मैनेज भी तो करेंगे, और वही कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं। तो क्या है ये? प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन, वही होता है CRM। अब एक कॉन्सेप्ट जो अगला आता है वो आता है कस्टमर परसीव्ड वैल्यू का। तो देखिए, एक होता है वैल्यू, एक होता है परसीव्ड वैल्यू। इसका क्या फर्क है? इसका देखिए ये फर्क होता है, आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से ही समझ लीजिए। हम मान लीजिए एक अपने लिए शर्ट खरीदना चाहते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ एक MRP लगा होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको बोलते हैं। और एक हम हर कोई हम में से ये जानता होगा कि यार MRP तो कंपनी अपने हिसाब से लगा देती है, लेकिन कहीं ना अगर ये 1000 MRP लिखा है तो ये शर्ट कहीं ना कहीं आप लगा लीजिए 700-800 रुपए तक है। तो अगर दुकानदार बेचते टाइम उतने में ही बेच रहा है तब तो ठीक है, और वो कह रहे हैं नहीं 1000 का 1000 में ही मिलेगा, तो आप कहेंगे नहीं भाई इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो जो उसके वो 700-800 रुपए आपके दिमाग में जो वैल्यू है ना, जो आपने परसीव की हुई है, उसको परसीव्ड वैल्यू बोलते हैं। तो कंपनीज के लिए परसीव्ड वैल्यू को समझना भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप उससे अगर बहुत हाई प्राइस पे रख के प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे तो कोई खरीदने के लिए नहीं आएगा। तो इसलिए कस्टमर परसीव्ड वैल्यू बेसिकली क्या थी कि कस्टमर उसको किस वैल्यू में परसीव कर रहा है। अब वो कैसे परसीव करेगा? दो चीजों को देख के लिए कि उसको उससे कॉस्ट जितना वो पे कर रहा है और बदले में उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है। दूसरे एग्जांपल से देख लीजिए, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो एक पर्टिकुलर खाना बनाने में कुछ कॉस्ट मिले लगेगी, प्लस फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट होती है, वेटर को, सब कुछ मिला के आपको ये पता है कि इस लोकेशन पे अगर ये रेस्टोरेंट है तो एक आदमी का इतने हद तक अगर खर्चा आ रहा है तो ये ठीक है। तो ये होता है वैल्यू और बेनिफिट के बीच में फर्क, कितनी कॉस्ट आ रही है और कितना आपको बेनिफिट या वैल्यू मिल रहा है। इन दोनों को समझ के जो है वो परसीव्ड वैल्यू निकलती है। आया आपको समझ में? अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको समझने की जरूरत है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन क्या होता है? कोई कब सेटिस्फाई होगा? वो सेटिस्फाई तब होगा जब जितना वो कॉस्ट देके बेनिफिट चाह रहा था उतना आप उसको दे देंगे, तब तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये क्या है कि जो परसीव परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेशन तक मीट हो रही है। मतलब जैसे आपने सोचा कि ये वाली चीज से मुझे ये रिटर्न चाहिए, वो किस हद तक मिल रहा है ना, वो सेटिस्फेक्शन को डिफाइन करेगा। अब मान लीजिए आपने जितना सोचा था, इसको एक गाड़ी के एग्जांपल से ले लीजिए। आपने एक नई गाड़ी खरीदी, आपको जो है ये बताया गया था कि ये मान लीजिए 20 की एवरेज देती है। अब आप उसको लेके आए, कुछ महीने तक यूज किया। अब अगर मान लीजिए वो 20 के अगेंस्ट कहीं ना कहीं अगर आसपास दे रही होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगर वो 10 या 12 की ही देती है तो आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, रियलिटी कुछ और है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप हो जाएंगे डिससेटिस्फाइड। अब नेक्स्ट आता है सेटिस्फाइड। 20 बोला था, कहीं ना कहीं 18 से 22 की रेंज में आ रहा है तो यार ठीक है, प्लस माइनस इतना तो चलता है, तो आप हो जाएंगे सेटिस्फाइड। अब थर्ड समझिए, बोला था 20 और मान लीजिए एवरेज आ रही है 25-26 की, तो क्या होगा? मजे हो गए हमारे। तो उस केस में आप हो जाते हैं हाईली सेटिस्फाइड या डिलाइट। तो कंपनीज को क्या देखना होता है? कंपनीज को ये देखना होता है कि किसी भी हाल में कस्टमर डिससेटिस्फाइड ना हो, वो कम से कम सेटिस्फाइड तो जरूर हो, और अगर उसे डिलाइट कर सके तो बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे कि यार एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ये डिलाइट कैसे करा जाता है? तो उसके लिए कंपनी भी चालाक है। वो क्या स्ट्रेटेजी यूज करती हैं, जो उनको पता होता है ना एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगी, वो उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम ही बताती हैं। अब कम बताएंगी और कल को उसे बेहतर हो जाएगा तो कंज्यूमर खुश हो जाएगा। ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो आपको समझ में आया? कस्टमर को डिससेटिस्फाई नहीं करना, कम से कम सेटिस्फाई तो करना ही करना है, और डिलाइट कर दिया तो बहुत मजा आ गया। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है फ्रीक्वेंसी मार्केटिंग प्रोग्राम का। इसमें क्या मतलब है कि देखिए, हमें उस कस्टमर को रिवॉर्ड करना चाहिए जो हमसे या तो फ्रीक्वेंटली बाय करता है या ज्यादा वॉल्यूम में बाय करता है। क्यों? अब एक कस्टमर है जो आपसे एक बार खरीदा, फिर पता है उसके बाद खरीदे ना खरीदे। उसके अगेंस्ट एक कस्टमर है जो बार बार हर महीने आपसे खरीदता है, तो कुछ तो उसको रिवॉर्ड देंगे। अब आप कहेंगे क्या रिवॉर्ड दिया जा सकता है? तो इसके लिए कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज अलग अलग प्रोग्राम चलाती हैं। एक इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रीक्वेंट
फ्लायर प्रोग्राम जो कि एयरलाइन चलाती है। उसमें वो क्या करती हैं, आप उनके प्रोग्राम में रजिस्टर हो गए ना, तो वो आपको माइल्स, जैसे जेट एयरवेज का एग्जांपल ले दो, जेट माइल्स आपको कुछ मिलते हैं, तो अगेंस्ट ईच फ्लाइट आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते रहेंगे। और जब वो पॉइंट्स काफी टाइम बाद इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो क्योंकि बार बार आप उसी को यूज कर रहे हैं, तो बाद में जाके आप उसको रिडीम कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, आप मंत्रा से कपड़ों की, जूतों की शॉपिंग करते हैं, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ इनसाइडर पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये सब कुछ आपको क्या प्रमोट करने के लिए वो कर रहा है कि आप बाद में भी इसी से खरीदो, क्यों, वो पॉइंट्स आपको यूज हो जाएंगे। ये था हमारा पहला एग्जांपल। दूसरा आता है लॉयल्टी प्रोग्राम। आजकल बहुत सारी कंपनीज लॉयल्टी प्रोग्राम भी चलाती हैं, खासकर डीलर रिटेलर के लिए तो बहुत आम बात है। तो खासकर जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्रीज होती है ना, जैसे कि पेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, उनमें क्या होता है, उनमें कंपनीज ये कोशिश करती हैं कि कोई डीलर या होलसेलर उनसे जुड़ा हुआ है तो उन्हीं से ज्यादा वॉल्यूम खरीदे। उस केस में वो क्या करती हैं, उसको वो कुछ एनुअल बेनिफिट दे देती है, एनुअल टारगेट दे देती हैं, अपने लॉयल्टी प्रोग्राम का मेंबर बना लेती हैं और उनको कहते हैं कि देखिए आप हमसे खरीद तो रहे हैं, अगर आप इतना खरीद लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट भी कोई छोटा मोटा नहीं होता, इसके लिए फॉरेन ट्रिप तो एक आम बात है, और कुछ छोटे मोटे बेनिफिट्स थ्रू आउट द ईयर तो चलते ही रहते हैं। ये होता है लॉयल्टी प्रोग्राम का बेनिफिट। आया आपको समझ में फ्रीक्वेंट मार्केटिंग किसे कहते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है कंज्यूमर एंगेजमेंट मार्केटिंग। कंज्यूमर एंगेजमेंट का मार्केटिंग का क्या मतलब होता है कि आप किसी ना किसी तरीके से कंज्यूमर्स को ही एंगेज करिए और उनसे अपनी मार्केटिंग करवा लीजिए। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, अरे ये बात ये हुई, आप मार्केटिंग में एक हद तक खर्च कर सकते हैं ना, इससे बेहतर होगा कंज्यूमर्स को एंगेज करो। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अपने पेज बनाओ, कोई पोस्ट डालो, कंज्यूमर्स के लिए कॉन्टेस्ट बनाओ। अब कंपनी क्या करती है, दिवाली के आसपास क्या करेंगी, अगर कलर रिलेटेड कंपनी है तो कुछ कॉन्टेस्ट डाल देंगी कि अपने घर की रंगोली की इसमें फोटो डालिए, जो बेस्ट होगा उनको हम कुछ वाउचर दे देंगे। और भी बहुत इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसमें कंपनीज क्या कर रही है, कंज्यूमर्स को ही एंगेज करके अपनी मार्केटिंग करवा रही हैं। आया आपको समझ में। इसका नेक्स्ट लेवल तो और भी शानदार है, वो है कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग। उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि कंज्यूमर अपने आप ही जो है वो ब्रांड को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं बेनिफिट्स को देखते हुए। इसका एक जो एग्जांपल है, कुछ साल पहले मैकडॉनल्ड्स ने किया था, उसने #मैकडी स्टोरीज कैंपेन चलाया था। उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी आपकी मैकडी का अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आपकी स्टोरी रही हो तो इस हैशटैग के साथ आप उसको शेयर कीजिए और जो बेस्ट होगा उनको हम कुछ सर्टेन रिवॉर्ड देंगे। तो इसमें क्या किया कंपनी ने, इसमें कंपनीज ने कंज्यूमर से ही मार्केटिंग को जनरेट किया। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट था। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पार्टनरशिप रिलेशन मैनेजमेंट, या पार्टनर्स के साथ रिलेशन को मेंटेन करना। अब आपके पार्टनर्स जो है ना, इनसाइड भी हो सकते हैं, आउटसाइड भी हो सकते हैं। आप एक कंपनी के एग्जांपल से समझिए, आप एक मार्केटिंग टीम है, क्या आप सिर्फ स्टैंड अलोन काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपके आउटसाइड पार्टनर कौन होंगे? आपके डीलर हैं, रिटेलर हैं, चैनल पार्टनर हैं, यहाँ तक कि इवन आपके सप्लायर्स हैं, उनसे रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी है। और आपके इनसाइड पार्टनर्स कौन हैं? आपकी ही कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट के लोग। अब आप समझेंगे, आप सोचेंगे कि यार इनसे रिलेशनशिप मेंटेन में क्यों करूं, मार्केटिंग का पार्ट क्यों है? अरे ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने लाखों करोड़ों खर्च करके कैंपेन बना लिया, पता लगा सप्लायर से कोई दिक्कत हो गई, सप्लायर ने रॉ मटेरियल ही नहीं दिया, प्रोडक्ट ही नहीं बना, हो गई ना प्रॉब्लम। क्या करेंगे अब उस कैंपेन को चला के? दूसरा समझिए, आपने सब कुछ कर लिया, कंपनी में कोई इनसाइड आपकी प्रॉब्लम की वजह से कुछ फंड्स की दिक्कत आ गई, या किसी दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम की वजह से आपका प्रोडक्ट टाइम से ही नहीं पहुंचा, सप्लाई चेन की वजह से फिर से आ गई दिक्कत। तो पार्टनरशिप रिलेशनशिप मैनेजमेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आया आपको दोस्तों समझ में कि कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन की जाती है? हमने देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट समझे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में जाना, कस्टमर को क्या करना है, हमें सेटिस्फाई तो करना ही करना है, डिलाइट कर दे तो और बढ़िया। हमें कंज्यूमर से ही मार्केटिंग को जनरेट करना है और पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना है। होप आपको आज के कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज हमारी आज की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स। अब आप कहेंगे कि वैल्यू के बारे में तो हमने पहले बात कर ली थी, अभी तक हमने वैल्यू कैसे जनरेट होती है वो बात करी है, और उसको कैप्चर भी तो करेंगे कि वो हमारे पास आए। उसके लिए वेट कीजिए हमारी अगली शानदार वीडियो का। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक